तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिज्म, जो कि एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। प्रिज्म, देखिए प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिज्म होता क्या है। तो आप वीडियो देखने से पहले वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिए। इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। ठीक है, तो चलिए तो शुरू करते हैं। हम लोगों को पढ़ना है आज प्रिज्म। तो देखिए प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, तो प्रिज्म कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे। प्रयास रहता है कि चित्र अच्छा बनाए। ये ऐसे होता है। ठीक है, कुछ लग रहा होगा आपको कि ये इस पर पूरा का पूरा ये आकृति टिका हुआ है। ठीक है, तो प्रिज्म इसी को कहते हैं जिसमें एक अपवर्तक पृष्ठ ये इस साइड वाला होता है, दूसरा उस साइड वाला अपवर्तक पृष्ठ होता है। जिसको अगर हम इस साइड से देखें तो इसका जो साइड व्यू होगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक अपवर्तक पृष्ठ ये हो जाएगा, एक अपवर्तक पृष्ठ ये हो जाएगा, और इन दोनों अपवर्तक पृष्ठों को हमने एक एंगल पर मिला के रखा है। ठीक है, और एंगल पे जब मिलाया तो इसके बीच में कुछ ये माध्यम घिर गया। ठीक है, तो ये जो माध्यम होता है ये कैसा होता है, जो घिरा हुआ माध्यम में होता कैसा है, पहले इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये होता है समांग, ये होता है समांग, और दूसरा होता है कि ये पारदर्शी होता है, ये पारदर्शी होता है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम लोग अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो देखिए प्रिज्म को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रिज्म वह समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो, एक ये और एक ये, जो दो अपवर्तक पृष्ठों से किसी कोण पर झुका या घिरा होता है। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे। प्रिज्म वह प्रिज्म वह समांग प्रिज्म वह समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो दो अपवर्तक पृष्ठों से किसी कोण पर घिरा होता है, घिरा होता है। ठीक है, तो प्रिज्म वह समान पारदर्शी माध्यम है जो दो अपवर्तक पृष्ठों से किसी कोण पर घिरा होता है। इसमें दो वर्ड हैं, समांग और पारदर्शी। तो समांग का मतलब होता है, समांग का मतलब होता है ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक बिंदु पर अपवर्तनांक समान हो, और पारदर्शी का मतलब होता है ऐसा माध्यम जिसके आर पार देखा जा सके या जिसमें से प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर जा सके। ठीक है, और फिर अपवर्तक पृष्ठ, तो अपवर्तक नाम इसका इसलिए पड़ गया है क्योंकि इस पर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तित हो जाती हैं। क्यों अपवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि माध्यम चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, प्रकाश बाहर से आता है और प्रिज्म में प्रवेश करता है, तो प्रिज्म तो बाहर वाले माध्यम के अपेक्षा किसी अन्य माध्यम का ही बना होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे वायु में प्रिज्म रखा है और कांच का बना हो, तो प्रकाश जो है वायु से कहाँ आएगा, कांच में आएगा। तो माध्यम जैसे ही चेंज होगा चाल बदल जाएगी, और चाल बदलते ही जो है प्रकाश का क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। तो इस पृष्ठ पर पड़ते ही प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो ये जो है आपका एंगल जो दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका प्रिज्म कोण, जिसको हम लिखते हैं ए से, और ये वाला जो साइड है और पीछे वाला जो साइड है वो हो गया आपका अपवर्तक पृष्ठ हो गया। और ये जो देख रहे हो आप, ये इसी पे जो है पूरा का पूरा प्रिज्म क्या होता है, टिका होता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रिज्म, प्रिज्म आधार,
आधार कहते हैं इसको, प्रिज्म आधार कहते हैं। तो और यहाँ पे देखो अपवर्तक पृष्ठों को जब मिलाएंगे तो यहाँ पे एक कोर बन गया है। इस कोर का नाम होता है अपवर्तक कोर। अपवर्तक कोर, इसका नाम होता है अपवर्तक कोर। अपवर्तक कोर यानी अपवर्तक पृष्ठों को मिलाने से जो कोर बनती है उसी का नाम होता है अपवर्तक कोर। और अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण बनता है उस कोण को बोलते हैं हम लोग प्रिज्म कोण। इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं इसको, प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, अगर हम इस प्रिज्म को इस अपवर्तक पृष्ठ के अभिलंबोत काट दें तो काटेंगे तो हमको एक ऐसा क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्षेत्र को बोलते हैं मुख्य परिच्छेद। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य परिच्छेद। मुख्य परिच्छेद कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया प्रिज्म से संबंधित परिभाषा। क्या क्या है प्रिज्म में? सबसे पहले है तो आपका अपवर्तक पृष्ठ, तो जिस पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन हो जाए उसे बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। प्रिज्म आधार, जिस पृष्ठ पर प्रिज्म टिका होता है उसे बोलते हैं प्रिज्म आधार। अपवर्तक कोर क्या है? तो प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों को मिलाने से बनी कोर को अपवर्तक कोर कहते हैं। प्रिज्म कोण क्या है? तो प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। मुख्य परिच्छेद क्या है? तो प्रिज्म को अपवर्तक पृष्ठ के अभिलंबोत काटने से प्राप्त क्षेत्र को ही मुख्य परिच्छेद कहते हैं। और प्रिज्म क्या है? तो वह समान पारदर्शी माध्यम, वह समान पारदर्शी माध्यम जो दो अपवर्तक पृष्ठों से किसी न्यून कोण पर झुका होता है या घिरा होता है। ठीक है, न्यून कोण होता है। यहाँ कोण कौन सा कोण होता है? न्यून कोण होता है, अधिक कोण नहीं होता है। ठीक है, तो किसी कोण पर घिरा होता है तो ऐसे माध्यम को हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिज्म की संक्रियाएं। संक्रिया का मतलब प्रिज्म काम क्या करता है? तो प्रिज्म दो काम करता है। एक काम करता है कि वर्ण विक्षेपण करता है, दूसरा काम करता है प्रकाश को उसके मार्ग से विचलित कर देता है, जिसको हम कहते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन या प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन। प्रिज्म की दो संक्रियाएं, एक वर्ण विक्षेपण और एक है विचलन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे विचलन, उसके बाद पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण। तो देखिए ये हो गया अपना एक प्रिज्म। जिसका नाम हम रख दे रहे हैं ए, और ये प्रिज्म कोण ए बी हो गया, बी सी। इस पर एक प्रकाश की किरण को आपतित कराया हमने। कौन सी प्रकाश किरण है? तो प्रकाश किरण का नाम दे देते हैं P, और जिस बिंदु पे आपतित हुआ है इसका नाम दे दे रहा हूं मैं Q। ठीक है, तो PQ प्रकाश की किरण को हम आपतित कराएं। ये प्रकाश जो है एक वर्णी प्रकाश है। कैसा प्रकाश है? एक वर्णी। एक वर्णी का मतलब जिसमें केवल एक रंग ही हो। ठीक है, तो इस एक वर्णी प्रकाश को हमने आपतित कराया, तो ये प्रकाश से प्रिज्म से प्रवेश करेगा तो थोड़ा सा इस प्रकार से झुक जाएगा, और ये जब बाहर निकलेगा और झुक के जिस बिंदु पर आया है इसका नाम मैं रख दे रहा हूं R, और यहाँ से ये बाहर निकलेगा तो कुछ इस प्रकार से विचलित होता हुआ बाहर निकल जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में? मान लीजिए S डायरेक्शन में। ठीक है, इस बिंदु पर हम अभिलंब खींचे तो इस बिंदु पर जो अभिलंब खींचेगा वो कुछ इस प्रकार से खींचेगा। ठीक है, अभिलंब है, इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से कर देते हैं, नहीं तो बाद में समझने में समस्या हो जाएगा, बहुत सारी लाइनें हो जाएंगी। इसको हम डॉट डॉट लाइन से खींच दे रहे हैं अभिलंब। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इस बिंदु पर जहां से निकला इस पृष्ठ पर भी हम क्या खींच दे रहे हैं? अभिलंब खींच दे रहे हैं। थोड़ा सा चित्र को समझ लेंगे मैंने प्रकाश को ऐसे ही क्यों मोड़ रखा है। अब ध्यान देखो, प्रकाश मान लीजिए कि प्रिज्म किससे बना है? कांच से बना है, जिसका अपवर्तनांक कितना है? n है। इसका अपवर्तनांक कितना है? n है। ठीक है, तो जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करेगा तो वायु की अपेक्षा कांच सघन माध्यम होता है, तो प्रकाश जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, तो इसमें अभिलंब का है नीचे, इसलिए प्रकाश थोड़ा सा नीचे झुक गया। ठीक, फिर जब आगे बढ़ेगा तो सघन से विरल में जाएगा, क्योंकि फिर से कांच से कहाँ जा रहा है? वायु में जा रहा है।
तो प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो फिर अविलंब से दूर हटेगा, विलंब ऊपर है तो दूर हटने के लिए इसको नीचे झुकना पड़ेगा, इसलिए प्रकाश इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, और अगर हम इस आपतित किरण को आगे बढ़ाएं थोड़ा सा और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएं तो दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित करती हैं जिसका नाम क्या है, वो है, और यहाँ पे दोनों के बीच एक कोण बन रहा है जिसको बोलते हैं विचलन कोण डेलम, और इस आर बिंदु को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और इसका नाम हो गया ओ, तो हम इस बिंदु का नाम दे रहे हैं पी क्यू आर एस टी। इसका नाम हम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, यम दे देते हैं, चलो यम दे दिया। ठीक है, अब वो जो है डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब हमको निकालना क्या है, इस प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति करनी। थोड़ा सा इसकी हिंदी समझ लेंगे, क्या लिखना है आपको, कैसे लिखना है। तो जब प्रिज्म ए बी सी के पृष्ठ के अपवर्तक पृष्ठ ए बी के बिंदु P पर एक वर्णी प्रकाश की किरण PQ आपतित होती है, तो अपवर्तन के नियम के अनुसार वह अविलंब की ओर झुकती हुई PR दिशा में चली जाती है और अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु R पर पहुंचती है, जहां वह जब प्रिज्म के बाहर निकलती है तो पुनः अपवर्तन के नियम के अनुसार अपवर्तित होती हुई RS दिशा में चली जाती है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये PQ किरण जो है आपतित किरण और ये अविलंब है, तो अविलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण I हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली जो किरण है अपवर्तन होने के बाद यहाँ जा रही है और ये अविलंब है, तो अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण R हो गया, और ये जो है लगभग इसके सेम है, इसलिए इसको मार डैश से, और ये आपका निर्गत कोण I डैश हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो आगे चलेंगे, अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो हमको निकालना क्या क्या है, अपवर्तनांक का सूत्र है n बराबर साइन I अपान साइन R, ये स्नेल का नियम है। इसके लिए हमको I और R के मान चाहिए, I और R के मान पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले इस प्रिज्म को सॉल्व करेंगे और इससे आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करेंगे। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक कोण है, एक त्रिभुज है, कौन सा, ओ क्यू आर। तो मैं ले लेता हूं त्रिभुज ओ क्यू आर में लगा देंगे अपवर्तन बहिष्कोण प्रमेय में, बहिष्कोण प्रमेय से जब हम बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे तो बहिष्कोण प्रमेय कहता है कि त्रिभुज के दो अंतान्यून, देखो इस कोण को मैं समझाने के लिए थोड़ा सा बाहर बनाता हूं क्योंकि ये कम विजुअल हो पा रहा है आपको चित्र में, कुछ इस प्रकार से बना है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है, एक एंगल ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे है आपका R, यहाँ पे है I, और यहाँ पे है बिंदु O, और यहाँ पे बना है डेल M, और यहाँ पे एक एंगल जो है ऐसे बना हुआ है जिसमें यहाँ पे लिखा है I डैश। ठीक है, और यहाँ पे है R डैश। ठीक है, अब ध्यान से देखो, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से ये I है तो ये पूरा भी I होगा, और उस पूरे में से अगर हम इतने को घटा दें तो ये इतना बचेगा। ठीक है, तो पूरा का मान I है और इतने का मान है R, तो I माइनस R हो जाएगा। ठीक ठीक इसी प्रकार से इसमें ये पूरा आपका शीर्षाभिमुख कोण के नियम से I डैश में से R डैश घटाएंगे तो ये इतना खाली बचेगा, इसलिए इसका मान हो जाएगा I डैश माइनस R डैश हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये त्रिभुज में बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे तो इसका एक न्यून कोण ये, एक न्यून कोण ये, इस बहिष्कोण, इन दोनों का योगफल इस बहिष्कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बहिष्कोण प्रमेय कहती है कि त्रिभुज के दो अंतान्यून कोणों का योगफल बहिष्कोण के बराबर होता है, इसलिए इसका अंतान्यून कोण क्या हो गया, I माइनस R हो गया, I माइनस R इज इक्वल टू O, प्लस दूसरा वाला क्या है, I डैश माइनस R डैश, I डैश माइनस R डैश इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, डेल M हो गया, इज इक्वल टू डेल M। ठीक है, तो यदि न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपका जो I होता है वो I डैश के बराबर होता है, I बराबर I डैश, तथा R बराबर क्या हो जाएगा, R डैश। तो जहां I डैश है वहां पे हम I लिख सकते हैं और जहां R डैश है वहां पे
आर लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण एक। अतः समीकरण एक से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आई माइनस आर प्लस आई डैश को आप लिख सकते हो, आई डैश को लिख सकते हो आप आई, और माइनस आर डैश को लिख सकते हो आप क्या, आर इज इक्वल टू डेल एम। ठीक है, जहां से आपको क्या मिल जाएगा, देखो आई आई क्या हो जाएगा आपका, टू आई हो जाएगा, और माइनस आर जुड़ के माइनस का टू आर इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको डेल एम। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान के यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। लड़का आ गया, चिल्ला रहा है बहुत देर से, थोड़ा सा उसी को देखने चले गया था। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला कौन सा त्रिभुज ले लीजिए आप, क्यू एम आर। ठीक है, त्रिभुज क्यू एम आर में, तो त्रिभुज क्यू एम आर में आप जानते हो ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो इसमें कोण, एक कोण कितना है, आर है, दूसरा आर डैश है, तीसरा कितना है, एम है। तो कोण आर धन आर डैश धन कोण एम बराबर 180। ठीक, तो हम जानते हैं ना कि आर डैश बराबर आर होता है, चूंकि आर बराबर आर डैश। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, आर धन कोण एम बराबर 180। तो ये हो जाएगा आपका 2r धन कोण एम बराबर 180। ठीक है, और इसको हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। इसी प्रकार से जब हम आएंगे नेक्स्ट चतुर्भुज ले लेते हैं, कौन सा चतुर्भुज ले लेते हैं, ए पी एम आर। ठीक है, चतुर्भुज ए क्यू एम आर में, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोण ए धन कोण क्यू धन कोण एम धन कोण आर बराबर 360। ठीक है, कोण ए कितना, कोण ए प्रिज्म कोण, जिसको हम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, प्लस कोण क्यू कितना है, तो कोण क्यू, तो यहाँ पे देखो ये अभिलंब छोड़ा था, इसलिए क्या हो जाएगा, टोटल आपका 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोण एम नहीं पता है, तो जिसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे हम, प्लस कोण आर। तो कोण आर देखो, ये आर जो है, ये देखो ए है, और इससे ये अभिलंब डालने पर ये आर बना, इसलिए इसके बीच भी कितना कोण हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर 360। तो ये हो जाएगा आपका ए धन कोण एम बराबर 90 90 180, और प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 360 माइनस का 180, तो आपको मिलेगा ए धन कोण एम बराबर 360 में से 180 गया, 180 मिलेगा। दिस इज समीकरण नंबर 4। अब 3 और 4 को ध्यान से देखेंगे तो दोनों 180 के बराबर है। ठीक है, तो समीकरण 3 व 4 की अब हम तुलना कर देंगे, कि तुलना से इसके एक पक्ष बराबर 180 180, तो दूसरा पक्ष भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, अर्थात 2r धन कोण m 2r धन कोण m बराबर हो जाएगा a धन कोण m बराबर a धन कोण m। तो कोण m से कोण m आपका कैंसिल, तो 2r बराबर मिल जाएगा आपको a, जिसको आप लिख सकते हो, दो गुणे में इधर आएगा, भाग में r बराबर a/2। आपको मिल गया अपवर्तन कोण का मान r बराबर a/2। नीचे नहीं आ रहा है क्या, ठीक है, तो r बराबर क्या मिल गया, a/2। इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, शायद नीचे नहीं आ रहा है कैमरे में। तो यहाँ से आपको मिल गया कितना, दो गुणे में उधर जाएगा, भाग में, तो r इज इक्वल टू a/2। इस मान को आप उठाइए, और यही आपका अपवर्तन कोण हो गया। इस मान को उठाएंगे और समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से, एक में क्या है आपका, एक में है, सॉरी एक में नहीं, आप इसको 2 में रखिए, समीकरण 2 से। तो 2 में क्या है, 2i
-2 इंटू आर है ना, और आर का मान आपको रखना है a/2 इज इक्वल टू डेल एम। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस के उधर जाएगा, प्लस का a, तो 2i बराबर डेल एम प्लस a मिलेगा आपको, 2 गुणे में उधर जाएगा, भाग में, तो i इज इक्वल टू डेल एम प्लस a बाई मिल जाएगा आपको 2। ठीक है, अब आपतन कोण मिल गया, अपवर्तन कोण मिल गया, अब लगा दीजिए अपने स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम से आपको क्या मिलेगा, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू एन, और साइन आई का मान कितना है, आई का मान कितना है, तो यहाँ से लिखेंगे एन बराबर साइन आई के स्थान पे डेल एम प्लस ए बाई टू, डेल एम प्लस ए बाई टू अपान साइन आर का मान कितना है, ए बाई टू मिल गया आपको। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये वाली लाइटिया कुछ ज्यादा तीन पे है, यही वजह से फोकस का ऊपर जा रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो पतले प्रिज्म के लिए क्या हो जाएगा, पतले प्रिज्म के लिए, तो पतले प्रिज्म के लिए क्या हो जाएगा, ये जो साइन आई है, साइन डेल एम प्लस ए बाई टू, डेल एम प्लस ए बाई टू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल एम प्लस ए बाई टू, और साइन ए बाई टू इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको साइन ए बाई टू इज इक्वल टू ए बाई टू। ठीक है, तो इस वैल्यू को पुट करेंगे जरा, तो मिलेगा आपको, अतः एन बराबर, अब जहां हम लिखते थे साइन डेल एम प्लस ए बाई टू, वहां पे लिखेंगे केवल डेल एम प्लस ए बाई टू अपान, जहां साइन ए बाई टू होता था वहां पे सिर्फ लिखेंगे बाई टू से टू कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एन इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए बाई टू, सॉरी ए बाई ए बचेगा आपका, तो जिसको आप लिखोगे एन बराबर डेल एम बाई ए प्लस ए बाई ए से ए कैंसिल आउट, प्लस का एक बचा, यहाँ पे एक बचेगा, एक प्लस में इधर आएगा, माइनस में, तो एन माइनस वन इज इक्वल टू आपको मिलेगा डेल एम बाई ए गुणे में इधर आएगा, सॉरी भाग में इधर आएगा, गुणे में, तो डेल एम बराबर मिल जाएगा आपको ए इंटू एन माइनस वन। ठीक है, तो ये हो गया पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोगों को पढ़ना है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, देखिए वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्ण का मतलब होता है रंग, और विक्षेपण का मतलब होता है अलग होना, अलग होना। तो देखो होता क्या है कि जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है, प्रिज्म से गुजरती है, तो वो उन सभी रंगों में अलग अलग विभक्त हो जाती है जिन जिन रंगों से वो मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब रंग, विक्षेपण का मतलब अलग होना, तो रंगों का अलग हो जाना वर्ण विक्षेपण हो गया। और जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने अवयवी रंगों में, यानी जिन रंगों से मिलकर बना होता है उन रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को हम कहते हैं श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जैसे, और अच्छा ये होता क्यों है, तो अलग अलग रंग के लिए, अलग अलग रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग अलग होना, प्रिज्म का अपवर्तनांक का अलग अलग होना ही क्या है,
वर्ण विक्षेपण का कारण है। ठीक है, किसी रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग होता है, किसी रंग के लिए अलग होता है। तो जिसके लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक जैसा होता है उसको वो उतने ही एंगल पर क्या करता है, अपवर्तित कर देता है, इसलिए वो सारे के सारे रंग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए आपका कौन सा प्रकाश है, श्वेत प्रकाश आपतित हुआ, तो इसमें से जो लाल रंग है वो इधर रह जाता है, ऊपर रह जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट अगला रंग हो गया, फिर अगला हो गया और अगला हो गया, सात। तो इस प्रकार से ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, जिसका नाम है आपका विबग्योर से शुरू होता है, VIBGYOR। ठीक है, जैसे ये आपका क्या हो गया, वायलेट हो गया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड हो गया। ठीक है, जिसका नाम हो गया लाल, ये हो गया आपका नारंगी, और ये हो गया आपका पीला, और ये हो गया आपका हरा, और ये हो गया आपका नीला, और ये हो गया आपका जामुनी, और ये हो गया आपका बैगनी रंग। ठीक है, तो इस प्रकार से जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वो इन रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, जिसको डिफाइन कैसे करेंगे, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी, अवयवी का मतलब होता है जिन रंगों से वो मिलकर बना होता है, तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, जिस घटना को श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमको पढ़ना है कोणीय विक्षेपण। इसी में एक टॉपिक है कोणीय विक्षेपण। विक्षेपण, देखिए कोणीय विक्षेपण होता क्या है। अब हम इनमें से सभी रंगों को मिटा देते हैं, बाकी बचे खाली 2 रंगों को लगते हैं, शुरू वाले को और आखिरी वाले को। ये देखिए, ये हो गया आपका श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। ठीक है, और जब ये इसमें से प्रवेश करता है तो इसमें से रेड वाला जो होता है वो इधर आ जाता है, और ब्लू वाला जो होता है वो इधर आ जाता है। ठीक है, ये रेड हो गया और ये हो गया वायलेट, वायलेट बैगनी कलर। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसको पीछे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे इसके बीच जो बनेगा वो विचलन कोण बन जाएगा, किसके लिए, लाल रंग के लिए, जिसको हम लिखेंगे किससे, डेल आर से लिखेंगे। ठीक है, और ये हो गया आपका ब्लू रंग, इसको जब हम बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो कहाँ मिलेगा आपका, ये यहाँ पे मिल जाएगा, और ये जो एंगल मिलेगा बनेगा, ये बन जाएगा विचलन कोण किसके लिए, वायलेट रंग के लिए, जिसको हम किससे लिखेंगे, डेल वी से लिखेंगे। और दोनों के बीच डिफरेंट कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना प्रकाश का किरण फैल रहा है ना, ये इतना, तो जितना ये फैलाव है इसी को बोलते हैं कोणीय विक्षेपण। और जिसको हम निकालेंगे कैसे, इस फैलाव को हम लिखते हैं थीटा से। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पूरे एंगल में से यानी डेल वी में से ये ऊपर का हम घटा देते थे, इतना बचेगा कि दोनों के बीच अंतराल कितना है, फैलाव कितना है, इसको हम लिखेंगे डेल वी माइनस डेल आर से। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोणीय विक्षेपण। अब इसको हम डिफाइंड कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, डेल वी आपका है बैगनी रंग के लिए विचलन कोण, बैगनी रंग के लिए विचलन कोण, विचलन कोण, तथा डेल आर क्या है, लाल रंग के लिए विचलन कोण, लाल रंग के लिए विचलन कोण। ठीक है, बैगनी रंग के लिए विचलन कोण तथा लाल रंग के लिए विचलन कोण, माइनस को बोलते हैं अंतर, विचलन कोण के अंतर, अंतर को क्या बोलते हैं, कोणीय विक्षेपण कहते हैं, कि को कोणीय विक्षेपण कहते हैं, विक्षेपण
कहते हैं। और इस कोणीय विक्षेपण को लिखते किससे हैं? थीटा से। तो थीटा इज इक्वल टू फार्मूला हो गया आपका डेल वी माइनस डेल आर। इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम बोलते हैं वर्ण विक्षेप, कोणीय प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता। प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता। अब वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है? तो वर्ण विक्षेपण क्षमता जो होता है इसको हम लिखते हैं ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा अपान डेल वाई। डेल वाई। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो थीटा क्या आपका? कोणीय विक्षेपण। तो इसको हम डिफाइन करेंगे कोणीय विक्षेपण तथा मध्यावर्ती रंग के लिए प्रकाश की विचलन। ये क्या है? डेल वाई क्या है? डेल वाई है मध्यावर्ती रंग। मध्यावर्ती का मतलब इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो यहाँ पे उपस्थित सभी रंगों की तरंग दैर्घ्य के समांतर माध्यों के समांतर माध्य के बराबर होती है, इसलिए इसको बोलते हैं मध्यावर्ती प्रकाश के लिए विचलन कोण है। ठीक है, अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे ओमेगा को? तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यावर्ती प्रकाश के लिए विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, या किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। अब इसकी वैल्यू, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? डेल वी माइनस डेल आर अपान डेल वाई। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे? ओमेगा इज इक्वल टू डेल वी को आप क्या लिख सकते हो? देखो आपने पढ़ा है डेल एम बराबर ए इंटू एन माइनस वन पढ़ा है आपने। डेल एम बराबर क्या पढ़ा है? ए इंटू एन माइनस वन, या आपने सूत्र ऐसे पढ़ा होगा एन माइनस वन इंटू ए। ठीक है, तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो डेल एम बराबर एन माइनस वन इंटू ए है। तो डेल वी बराबर क्या हो जाएगा? जहाँ पे एन है वहां पे लिखेंगे हम एन वी माइनस वन इंटू ए, और माइनस डेल आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? एन आर माइनस वन इंटू ए अपान डेल वाई क्या लिखेंगे? एन वाई माइनस वन इंटू ए लिखेंगे। ठीक, ऊपर ए कॉमन हो जाएगा आपका, ए कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा? एन बी माइनस वन, माइनस के अंदर गुणा होगा तो एन आर माइनस प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा एन आर, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा वन अपान क्या मिलेगा आपको? एन वाई माइनस वन इंटू ए से ए आपका हो जाएगा कैंसिल, और माइनस एक से प्लस एक भी कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से आपको मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू एन बी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस का वन हो गया। ये हो गया कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का फार्मूला। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक छोटा सा टॉपिक और छूट रहा है इसमें, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रकीर्णन होता क्या है? प्रकीर्णन क्या है? तो प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो देखिए, जब कोई प्रकाश का किरण वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में ढेर सारे ऐसे धूल मिट्टी आदि के कण होते हैं। तो होता क्या है कि वो जो प्रकाश की किरण है वो इन कणों के द्वारा सबसे पहले अवशोषित कर ली जाती है, और पुनः सभी दिशाओं में उत्सर्जित कर दी जाती है। ठीक है, तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकीर्णन। क्या होता है प्रकीर्णन? जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वह धूल मिट्टी वायु आदि के कणों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और पुनः सभी दिशाओं में
उत्सर्जित कर दी जाती है, इसी घटना को कहते हैं प्रकीर्णन। इसके संबंध में रैले ने एक नियम दिया है, लॉर्ड रैले का नियम। तो देखिए लॉर्ड रैले का नियम क्या है। लॉर्ड रैले ने कहा कि जो प्रकीर्णित प्रकाश है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो है वो आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता है उसको हम आई से लिखेंगे, और ये जो है आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जिसको हम लेमडा से लिखेंगे, के चतुर्घात के इसकी घात 4 लगा देंगे, के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो इसको बटे में प्रोपोर्शनल कर देंगे। ठीक है, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ पावर 4 हो गया। ये होता है प्रकीर्णन संबंधी रैले का नियम। तो इस प्रकार से अपना ये चैप्टर समाप्त होता है, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।